એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની ગેટવે ડિસ્ટ્રીપાર્ક ખાસ તેના પરિણામો પર એકવાર નજર કરો તમે. નફો 11 કરોડથી વધીને 43 કરોડ 43.5 કરોડ થયો છે. આવક જે છે તે 253 કરોડથી વધીને 330 કરોડ યર ઓન યર બેસિસ પર. એબિટા 69 કરોડથી વધીને 89 કરોડ અને માર્જિન્સમાં થોડું એક કોન્ટ્રાક્શન આવ્યું છે. 27.07% થયો છે. 27.67%થી ઘટીને યર ઓન યર બેસિસ પર. આંકડાઓ વધુ વાતચીત કરીએ. गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क सीएमडी प्रेम किशन गुप्ता अपने साथ जुड़े रहे हैं. सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून. और सबसे पहले तो नंबर्स हम देख रहे हैं, इंटरेस्टिंगली एक मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो बताइए सर कैसे देखें आपने रिजल्ट्स और मार्जिन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ. देखिए, रेवेन्यू और EBITDA आपने जैसे कि बताया, पैट बढ़ गया है. मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि इस पिछले तिमाही में डीजल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, जो कि हम आगे कस्टमर्स को अभी पास ऑन नहीं कर पाए हैं. पर इस क्वार्टर में और आगे आने वाले टाइम में हम उसको सही कर लेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो मार्जिन है वो भी प्रॉपरली आ जाएगी. हमारा जो उद्देश्य है वो वॉल्यूम्स बढ़ाना है. हमारे 3 वर्टिकल हैं, गेटवे ईस्ट, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स और गेटवे रेल. इन तीनों में ये 3 अलग कंपनियां हैं और कल ही एनसीएलटी से हमको अप्रूवल मिल गया है कि इन तीनों कंपनियों को मर्ज करके एक कंपनी बनाना. उससे कॉस्ट भी कम होगी, उससे हम पैन इंडिया ऑफरिंग्स भी कस्टमर्स को दे पाएंगे सॉल्यूशंस की. अभी हम तीनों अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग बिजनेस मार्केट्स टारगेट करते हैं. अब एक ही कंपनी में 11 लोकेशन हो जाएंगे और वो हम पूरे भारत में कोई भी शिपिंग लाइन हो, एंड यूज़र हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, फ्रेट फॉरवर्ड हो, सबको वो सर्विसेज ऑफर कर पाएंगे, जो उनको ओवरऑल सस्ती पड़ेंगी और कंपनी को वॉल्यूम्स मिलेगा. डेफिनेटली सर, ये मर्जर के ऊपर मैं आने ही वाला था. आपने बताया एनसीएलटी ऑलरेडी अपने जो है वो ड्राफ्ट फाइल कर रखा है. अगर इसका कोई थोड़ा सा टाइमलाइन अभी थोड़ा सा अर्ली हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो अगर आप बता सकते हैं यहाँ से आगे के लिए. देखिए, अब इसके बाद क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस का अप्रूवल आ चुका है और एनसीएलटी ने कल अप्रूव करा है, तो जो भी नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसमें ईजीएम करनी पड़ेगी. तो हमको लगता है कि अगले 3 महीने में ये कंपनी मर्ज हो जाएंगी. बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है. और जैसे आप बता रहे हैं वॉल्यूम्स के ऊपर फोकस आपका रह रहा है यहाँ से, तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखेंगे. और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंगली वॉल्यूम्स के ऊपर तो बात की, लेकिन कोविड चैलेंजेस भी बहुत ही अच्छे से हैंडल किए और उसके बावजूद भी बिजनेस जो है उस पर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट आया नहीं है. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर. और बातें चल रही है थर्ड वेव को लेकर, तो इसकी हमने 2 वेव से बहुत कुछ सीखा है, तो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आना चाहिए वैसे. तो कोई चेंजेस, कोई प्लानिंग आपने कर रखी हो तो उसकी भी बात कीजिए सर साथ ही साथ. देखिए, ऐसा है कि क्योंकि हमारी सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, तो हम 24/7 अवेलेबल थे पिछले साल कोविड में भी और इस साल कोविड में भी. इस साल जो कोविड की वेव आई तो उसमें लॉकडाउन्स ऑल ओवर इंडिया एट द सेम टाइम नहीं हुए और इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी चलती रहीं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी चलता रहा. तो इस वजह से वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी हुई, प्लस हमने कुछ मार्केट शेयर भी लिया क्योंकि हमारी सर्विसेज देख के लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. और जहाँ तक रहा कि कोविड वेव में काम करने का, तो जो भी नॉर्म्स थे 50% स्टाफ के साथ ऑन अल्टरनेट डेज या वर्क फ्रॉम होम, और सेल्स पीपल फील्ड में आके ऑफिस में रिपोर्ट नहीं करते थे, वो अपने घर से ही काम करते थे. तो ये सब चीज़ें हमने इस पिछले सेकेंड वेव में सारी इनकॉर्पोरेट कर ली हैं और थोड़ा हमने आईटी में इन्वेस्ट करके कस्टमर फ्रेंडली यूज़र अपने डेस्क से ही मतलब ये सारी ट्रांजैक्शंस कर सकता है, ऐसी सुविधा सब कस्टमर्स को उपलब्ध कराई है. तो ये सब चीज़ें मतलब हालाँकि हम नहीं देखते कि थर्ड वेव अब आनी चाहिए क्योंकि 2 स्टेट्स को छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया केसेस काफ़ी कम हैं. वैक्सीनेशन दिन पे दिन होती जा रही है, चाहे कम हो रही है लेकिन दिन पे दिन वैक्सीनेशन होती जा रही है. तो और जो माहौल मतलब सेकेंड वेव में था वो नहीं रहेगा. सरकार की तरफ से भी तैयारी है और एज़ ए कंपनी हम लोगों की भी तैयारी है कि हम किस तरह से उसको हैंडल करेंगे. अच्छा सर, बहुत ही अच्छे से आपने ये सारी चीज़ें समझाई हैं.
अब बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अलग अलग इन्फ्लेशंस के दौर से गुजर रही है, और आपके लिए अगर फ्यूल प्राइसिंग की हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी बहुत उसकी भी है। कोई असर इसका मार्जिन्स पर किस तरह से देखना चाहिए इन सब चीज़ों को? देखिए, इसमें रोड ट्रांसपोर्ट का जो एलिमेंट है हमारा, ट्रेलर्स, हमारे 500 ट्रेलर्स हम लोग जी। ओन करते हैं। फ्यूल कंजम्पशन उसमें होती है, प्लस जनरेटर्स में फ्यूल कंजम्पशन है, प्लस जो इक्विपमेंट है फोर्कलिफ्ट और रीस्टैकर जो हम्म। कंटेनर को लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट अप लिफ्ट डाउन, वो सब डीजल की काफ़ी कंजम्पशन है, और उसमें एक्सपेंसेस, डीजल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पिछले तिमाही में तो हो गया, लेकिन इस क्वार्टर में हम करेक्ट करेंगे। वो ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट लिंक्ड जो भी डीज़ल के प्राइस बढ़े हैं, उसको एडजस्ट करके हम लोगों से चार्ज करना शुरू कर देंगे। बाकी रेल में अपना हमारे को कोई ठीक है। ना तो रेल ने कुछ बढ़ाया है, तो रेल फ्रेट सेम रह रहा है। तो हमारी एक्टिविटी का मेन रेवेन्यू रेल फ्रेट होता है, जो कि हम इंडियन रेलवेज़ को भी पे करते हैं, जो कस्टमर को चार्ज करते हैं। तो उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है सर, और एक आखिरी फिनेंशियल्स को लेकर हम सवाल आपसे ले लेते हैं, और वो है डेट को लेकर कोई सिचुएशन। अभी जैसे मर्ज हम कर रहे हैं तो ऑलरेडी कैश तो अच्छा होना चाहिए, इसको किस तरह से देखें? जी हाँ, मतलब ये जो मर्ज करने की स्कीम है, ये जब बोर्ड ने पास करी है, उसके बाद शेयर होल्डर्स ने भी पास कर दी थी, और स्टॉक एक्सचेंजेस से भी पास हो गई। जी। उसमें एक मकसद तो ये था, जो मैंने आपको बताया, कि हम पैन इंडिया प्रेजेंस करके कस्टमर सॉल्यूशन देंगे। दूसरा इसका ये भी उद्देश्य था कि तीनों कंपनी जी। मिलके उसका कंबाइंड कैश फ्लो जो आएगा कंपनी के पास, उससे जो हमारा डेट है, जो कि हमने ऑलरेडी 830 करोड़ से 470 करोड़ पे ले आए हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, वो फर्दर मतलब ने घटाने में बहुत आसानी होगी। तीनों कंपनी का रेवेन्यू, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, तीनों कंपनियों का एक लीन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से उसमें खर्चे में कटौती आएगी। ये सब मिला के कंपनी के पास कैश फ्लो अवेलेबल रहेगा, जो कि ये डेट घटाने में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।